नमस्ते। कल का लेसन में एक जो बातें छूट गई थी अधूरी, कुछ रिव्यू की, वो आज पूरा कर देते हैं। आज समाप्त हो जाएगा। फिर कल से हम एक नया अध्याय लेकर के आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्या क्या चीज़, वैसी कुछ चीज़ें हो सकती है जो प्रश्न किया जा सकता है कि जब चार समान रेजिस्टेंस, जब चार एक ही समान रेजिस्टेंस एक ही मान के बराबर का लगा हुआ हो सीरीज में। देखिए, ये R1 इसका भी मान है, R1 इसका भी मान हो, R1 इसका भी मान है और R1 इसका भी मान है। तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर R बराबर क्या हो जाएगा? R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बराबर 4 इंटू R1, अर्थात एक रेजिस्टेंस का मान, अर्थात एक रेजिस्टेंस का मान ना। एक रेजिस्टेंस का मान R1, और यदि चार रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ हो तो जैसे R1, इसका भी नाम R1, ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजे का है। R1 है ना, और ये भी है R1। ऐसे चाहे जितने भी रेजिस्टेंस हो, है ना, ये सबका फिनिश स्टार्टिंग टर्मिनल, ये सबका फिनिशिंग टर्मिनल, और इन सब के साथ ऐसे जोड़ दिया गया सप्लाई, है ना। तो ये बताइए कि इनके मान क्या होंगे? इसमें तो सीरीज में था तो सबको जोड़ दिए। अब चार पैरेलल यदि रेजिस्टेंस में समान मान का रेजिस्टेंस चार पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तब एक टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक रेजिस्टेंस का मान यानी R1 भागा 4। ये इसी प्रकार से कुछ और इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सर्किट क्या कहलाता है? जब कोई सर्किट की दो तारें इस प्रकार सट जाती है कि उस सर्किट से जुड़े हुए जो रेजिस्टेंस हैं वो उससे कट जाए, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग जा सकती है। इस आग से बचने के लिए क्या लगा हुआ होता है? इस खतरे से बचने के लिए तो परिपथ में फ्यूज लगा हुआ होता है। अच्छा, आप फिर शॉक लगने पर शरीर में क्या असर आता है? तो फेफड़ा संकुचित हो जाता है, अंतड़ियाँ सिकुड़ जाती है, नसें खींचने लगती है, श्वसन प्रणाली चौपट हो जाता है, तो उस पर फिर वहाँ सांसें रुक जाती है। अच्छा, धातु के रेजिस्टेंस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, और जिन जिन भी तारे हैं, उन तारों का ताप जब यदि बढ़ जाता है, टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है, मोटर की वाइंडिंग की हुई है, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो धातु के मेटल के जितने भी रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर हैं, इनके हीट बढ़ने से उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। लेकिन कार्बन एक ऐसा है जो धातु नहीं है, और इसके रेजिस्टेंस बढ़ने से, इसके टेम्परेचर बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस घट जाता है। अच्छा, तो आपको ये बता दिया क्या कि रेजिस्टेंस के नापने के तरीके, वोल्ट मीटर तो वोल्ट से नाप लिया, और करंट नापने के लिए एम्पीयर मीटर से नाप लिया। और रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज, रिहोस्टेट, ध्यान आ रहा है? हाँ, ये रेजिस्टेंस नापने के तरीके हैं। विद्युत करंट का क्या प्रभाव है? हीट इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स,
केमिकल इफेक्ट्स और मानव शरीर का प्रभाव के ऊपर का प्रभाव तथा एक्सरे रेज इफेक्ट्स ऑफ ये इसके प्रभाव पड़ते हैं, दिखाते हैं करंट के। इसी प्रकार से वोल्ट एम्पियर और ओम क्या है? वोल्ट एम्पियर और ओम क्या है? तो वोल्ट ईएमएफ की इकाई है, एम्पियर करंट की इकाई है, ओम रेजिस्टेंस की इकाई है। अच्छा, क्या पूछा जाए और? ये एसी बिजली और डीसी बिजली, हम ये कभी सुना है क्या? एसी बिजली, डीसी, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। तो देखिए, जितना भी बैटरी वगैरह से जो करंट लेते हैं, वोल्टेज लेते हैं, ये सभी डीसी है, डायरेक्ट करंट है। इस करंट की इस करंट में मान बदल सकता है, वैल्यू, लेकिन दिशा नहीं बदलती है करंट की। और अल्टरनेटिंग करंट में क्या है? एसी करंट में ये प्रत्यावर्तित धारा इसमें है, इसमें मान और दिशा दोनों बदल सकते हैं। मैं खांसता हूँ, फिर भी आपकी सेवा में हूँ, तो आशा करता हूँ और अपेक्षा हमारी है कि आप अधिक से अधिक ये लाभ उठाएं, ये वीडियो देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना से अधिक हो इसे प्रसारित करें। आगे बढ़े ही अच्छे अच्छे चैप्टर आएंगे। ये तो पीछे के चैप्टर्स का मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ एक बार। अच्छा, और अन्य प्रश्न हो सकता है कि घर के अंदर फ्यूज जब बदलते हैं तो फ्यूज बदलने में क्या सावधानी है? या एमसीबी गिर गया है, सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है वो गिर गया है, इट मीन्स समथिंग फॉल्ट इन योर सर्किट। आपके घर में कहीं ना कहीं सर्किट में कोई दोष है। तो उस दोष, कभी कभी ऐसा होता है कि लोड अपने आप बढ़ जाने से और सर्किट ब्रेक हो गया, वो तो फिर वो सही हो जाता है। फिर थोड़ा देर में सर्किट ब्रेकर लगा दीजिए, फ्यूज बदल दीजिए या एमसीबी चढ़ा दीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु यदि कहीं शॉर्ट किया हुआ है, तब उसको फॉल्ट को दूर करने के बाद ही आपको फ्यूज लगाना होगा या एमसीबी चढ़ानी होगी। तो पता कैसे चलेगा क्या है? तो एमसीबी को ऊपर करने पर, सर्किट में लाइन देने पर देखेंगे क्या फिर से गिर जाता है, तब रोक देंगे। ऐसा नहीं कि एमसीबी जबरदस्ती हम चढ़ाए हुए ठेले हुए ऊपर हैं, तब उस फॉल्ट की वजह से सर्किट में आग लग सकती है, अग्निकांड हो सकता है घर के अंदर, दुकान के अंदर, प्रतिष्ठान के अंदर, कारखाने में। फ्यूज कटआउट वायर है, आप बगैर कोई सावधानी के फ्यूज उड़ गया, सीधे तार लगाए और जोड़ दिए, तो यहां पर स्पार्क होगा फिर कस करके, जो कि आपके हाथों में, उंगलियों में, आपके आंखों पर क्षति आ सकती है। इसलिए फ्यूज बदलने के समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि मेन स्विच को हम काट दें, और मेन स्विच काट कर हम फ्यूज लगा दें। फ्यूज लगाएंगे, ठहर लिया, हॉल्ट कर गया, तो समझिए ठीक है। नहीं होल्ड करता है, फिर मेन स्विच ऑफ कीजिए, कटआउट निकालिए, फ्यूज वायर लगाइए, छोड़ दीजिए, और अब जाकर के फॉल्ट को चेक कीजिए कि कहां पर गलती है और कहां दिक्कत हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करने के समय बिजली की जो बैटरी में पानी डालते हैं, बैटरी का पानी डालते समय कैसे हम डालते हैं? क्या एसिड में पानी मिला देते हैं या पानी में एसिड? नहीं, कभी भी एसिड में, ऐसा ने बर्तन में एसिड रखा और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो भयानक रासायनिक प्रतिक्रिया होगी और बहुत खतरे में पड़ जाएंगे। अतः इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए हमेशा पानी में, जो ये पानी अच्छे रहते हैं, शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर, जिसको बैटरी का पानी कहते हैं, बोतल में आता है और बड़े बड़े जार में भी आते हैं। तो उस पानी को भर करके उसके बाद बूंद बूंद के एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब डालते हैं और एक कुचालक डंडे से, चाहे शीशे के छड़ से चलाते जाते हैं। इस प्रकार जब चल जाते हैं तब उसका हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं कि क्या घनत्व इसका है बैटरी का, हमारे अपेक्षित है कि नहीं, जितना हम चाहते हैं,
और उसके बाद यदि ये और मिलाने की आवश्यकता होगी तो और मिलाएंगे, और इस प्रकार के जब वो पूरे डेंसिटी इनकी प्राप्त हो जाती है तब वो हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया। ऐसी ही कुछ सावधानियां थी, और तो कुछ ऐसा कुछ नहीं कि जिसको रिव्यू किया जाए। फ्यूज क्या है इत्यादि सब आप देख ही लिए। चल अब हम अगली कक्षा में यह बताएंगे इलेक्ट्रिकल के विषय में, बहुत अच्छी बात, वर्क एनर्जी पावर। धन्यवाद। आशा है आप अवश्य इसको देखेंगे। प्लीज़ आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें उतना नहीं मालूम है कि आपको क्या करना है, हम इस अवस्था में इतना कर रहे हैं, तो अब आपको मालूम हो कि इस दूसरे को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको क्या करना है। अपने लिए आप जो कर सकते हैं सो कीजिए, और दूसरों के लिए भी जो कर सकते हैं सो कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।